अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 25 स्टार्ट हो गया है जी। आज रिज़ल्ट किसी का छुट्टी कोई करके बैठे हैं, आधी क्लास आई हुई है ऑनलाइन वालों आज। हालांकि जिनका रिज़ल्ट है चंद सीधा बच्चों का, जिन्होंने बताया था, शायद बाकी छुपा गए हों, तो जिन्होंने बताया था वो बच्चे मुझे मौजूद नज़र आ रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो जिनका रिज़ल्ट नहीं था वो छुट्टी कर गए हैं। हाँ जी, अच्छा जी। IAS 40 हमारा हो गया है ख़त्म, लेकिन इसको ज़रा तरीके से मज़ीद कर लें ख़त्म, ठीक है, ताकि इसको आप आज इसके MCQs कर सकें। ज़रा क्विकली पहला सफ़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं कोई नहीं कह दूंगा आपको, रीड ओनली वाला मामला ज़रा पढ़ लेते हैं इसको। ये तो ओके है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग पेज नंबर 295 है, ये भी नहीं ना पता होता हमें। IAS 23 दिल कर रहा है शुरू करें, फिर IAS 23 के बाद IAS 36 करेंगे इंशाल्लाह, और फिर IAS 38 करेंगे, फिर IAS 41, फिर IAS 20, तो फिर ये वॉल्यूम ख़त्म ही है। चेंज इन इक्विटी है सही इसमें, लेकिन वो चेंज इन इक्विटी 2 दिन, तीसरे दिन से वो IAS 8 में मिक्स हो जाता है, क्योंकि आपको सवाल सिर्फ चेंज इन इक्विटी का नहीं आता, चेंज इन इक्विटी IAS 8 के साथ मिक्स होकर ही आता है। तो असल में IAS 8 ही होगा वो 2 दिन भी, लेकिन वो इस किताब में और IAS 8 अगले वॉल्यूम में, ठीक है, वह थोड़ा सा फ़र्क है। तो बस ये वॉल्यूम 1 तो ऐसे गया। अब वॉल्यूम 1 कितने दिन लगेंगे मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल में अगले महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए ख़त्म, ठीक है। चले अल्लाह करे, ठीक है भाई। देखो सब बहुत, वॉल्यूम 2 में ज़्यादा सिलेबस है नहीं, लेकिन है बलाएँ हैं ना, बलाएँ हैं। फाइनल अकाउंट्स है आपका वहाँ, वो अलग बात है कि सारा फाइनल अकाउंट्स वॉल्यूम 1 में तैयार होके जाएगा। वॉल्यूम 2 में तो बस उसकी एप्लीकेशन होगी। हर टॉपिक में जो आपको एक्सट्रैक्ट्स कर रहा होता हूँ, क्या P&L बैलेंस शीट नहीं बना रहे होते, फाइनल अकाउंट में यही एडजस्टमेंट उन सवालों में भी आ जाएगी। तो फाइनल अकाउंट्स विल बी द ईजीएस्ट क्वेश्चन। नोट क्या आसान है, फाइनल अकाउंट उससे भी आसान होगा इंशाल्लाह। नोट आसान है ना, नहीं आसान, सही सही बताना। देखो शुगल अपनी जगह थे, मजाक नहीं करो, नहीं, लेकिन क्या मुश्किल है, नहीं तो 70-80% सही हो जाता है। 100% की तो मैंने कभी गारंटी दी भी नहीं, और वो 100% भी जाता है, ठीक है। तो बहरहाल फाइनल अकाउंट्स है, फिर सिंगल एंट्री है, एक गंदा टॉपिक है, मतलब अब शामिल कर दिया उन्होंने, ठीक है। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कहते हैं। NPO का उसने टेस्टिंग लेवल कम कर दिया है, वो T1 लेवल पे ले आया, उसको T2 में पहले होता था। ये आप कभी सिलेबस पढ़े ना तो हमें पता होता है, पहले वो बड़े सवाल बना सकता था उसमें से, T1 में लाने के बाद वो शॉर्ट क्वेश्चंस में उसको डाल सकता है। उसका स्कोप ज़रूर कम हो गया, लेकिन 10 नंबर का सवाल भी करना है तो टॉपिक तो पूरा करना है। फिर कैश फ्लो का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रिड है पूरी उसकी। कैश फ्लो तकरीबन यूँ लग रहा है कि लाजिम सी चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आगे पढ़े हैं। कौन कौन से बोले मैंने? फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, NPO, कैश फ्लो, और वो जो IAS 8 मैं कह रहा हूँ इसके साथ मिक्स होगा। मेरे ख्याल में यही है, और तो कोई नहीं है ना। रेशियोज होता था, EPS होता था, वो आगे चला गया, वो करेक्शन ऑफ एरर पीछे चला गया। हाँ, एक फ्रेमवर्क है, वो एक दिन में हम एंड पे पढ़ते होते हैं, थ्योरेटिकल सा, ठीक है। एक दिन मतलब एक मुझे 2 से 3 घंटे, 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं, तो आखिर में बंदा ज़रा टाइम ज़्यादा भी कर लेता है, एक दिन में से वो पढ़ते हैं। तो ये अब मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑन टोज रहना है, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। असल में ना जुम्मे का दिन है, छुट्टी दे दें, रिजल्ट है, जुम्मे के बाद नहीं आना है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर। ऑनलाइन वालों से पूछो कैसे वो अटेंटिव होकर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, पिछले सेशन से, शायद उससे पिछले सेशन की बात है, तो एक बच्चा मुझे मिलने आया, ऑनलाइन का स्टूडेंट था, किसी और शहर से। कहता है सर वो एक बार आपने मुझे कहा था ऑनलाइन वाले खड़े हो जाएं, मैं खड़ा हो गया, सारा लेक्चर गुजर गया, आपने मुझे बैठने का कहा ही नहीं। मैं कह रहा इतना तावेदार बच्चे भी होते हैं, तो होते हैं अभी भी मार्केट में, नाफरमान औलाद ही नहीं होती तुम लोगों जैसी सारी। अच्छा चलें जी, अच्छा जी, ज़रा आ जाएँ। इन्वेस्टमेंट जी बोलें, मतलब समझा नहीं। 1.1 नहीं लिखा, और फिगर्स ना डालें, शायद एक नंबर वो तरस खा के दे दे एक नंबर का क्या करना है फिर? ओवरऑल स्ट्रक्चर का कभी कभी नंबर रखता है वो एक आधा, लेकिन मैंने कब कहा है कि यूं डब्बे बनाया करो? वो तो मैं बनाता हूँ, आपके तो डब्बे बने होते हैं, आप तो बस एक लाइन लगाओ, फिर एक लाइन लगाओ, बस ये फिगर्स होती हैं, फिर ये नोट। तो असल तो फिगर्स ही हैं। जो फिगर नोट में, नोट रिक्वायर्ड है, जो फिगर नोट में पहुंच जाए, चाहे ओपनिंग उठा के सवाल से ओपनिंग वाली जगह पे लिखो, इसका भी नंबर है,
लेकिन खाली छोड़ के आओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्त। जी बेटा हाइब्रिड में बैठ जाएं, आप घुसा दी हुई है किसी ने हाइब्रिड में, इनको कोई सीट दे दें जी कोई। अच्छा नहीं, चलो अच्छा जी, मुझे पता है ये सारी आप लोगों के टैक्टिक्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स पढ़ाई पे आए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसा लैंड बिल्डिंग है जो रेंटल्स के लिए या कैपिटल या दोनों के लिए हो, रादर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड, वो तो IS 16 में आ जाता है, या सेल जो कि IS 2 में आ जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असल में मैं इंपॉर्टेंट यहां पर लगाना चाहिए था, ठीक है। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मसलन लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपने प्लॉट इसलिए लिया है कि 10, 15, 20 साल बाद इसमें कोई कीमत में इजाफा आएगा, उस वक्त बेचेंगे, इसलिए नहीं लिया कि शॉर्ट टर्म में इसको बेच देंगे, वो तो फिर इन्वेंट्री बनता है। तो मैंने हाईलाइट वो किया जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर लैंड हेल्ड फॉर, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कह रहा था इसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा वैसे आप लोगों ने। आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया है, अभी आप क्लियर नहीं है कि इसको आपने एज एन इन्वेंट्री बेच देना है कुछ दिनों में, या आपने इसको रखना है कई साल और कैपिटल एप्रिसिएशन करके इसको बेचना है, या आपने इसको बिजनेस यूज में रखना है। तो अभी अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज है, तो जब तक ये डिटरमिन नहीं हो जाता तब तक भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। That is, if an entity has not determined that it will use land as owner occupied or short term sale, the land is regarded। अच्छा जी, a building owned by entity and किराए दिया गया under one or more operating leases। ऑपरेटिंग लीज के बारे में मैंने क्या कहा था, रेंटल एग्रीमेंट है, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। असल में जब आप IFRS 16 पढ़ेंगे ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके, तो वहां पे लीज पे देने वाला एसेट, ये जो लैंड आपके पास है आपने किराए पे दिया ना, तो आप लेसर है, तो वहां पे फिर उस स्टैंडर्ड में कुछ टेस्ट हैं जो लगाकर एक लीज फाइनेंस बनती है, एक ऑपरेटिंग। तो जो ऑपरेटिंग होती है वो लीज की अकाउंटिंग वहां पे स्टैंडर्ड ने बताइए कैसे करनी है, लेकिन वो रेंटल एग्रीमेंट ही होता है। तो स्टैंडर्ड कहता है रेंट तुम दे, रेंट पे दिया तुमने, तुम्हारा ही एसेट है, उसी किताबों में रहता है और रेंट पे दिया होता है, तो इसलिए ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज यहां इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपके लिए ये क्या है, जस्ट एक सिंपल रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो आ बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट, आ बिल्डिंग काम दी गल करिए, ओन तो होती है जाहिर, तभी एसेट है। अ बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग, किराए पे दी हुई है। फिर अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, खाली कभी पड़ी है, लेकिन नियत क्या है, इरादा क्या है, उसको किराए पे चढ़ाना है, यानी उसके ऊपर हमने बोर्ड क्या लगाया हुआ है, किराए के लिए खाली है, ये मतलब इसका, ठीक है। तो अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट बट इज हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, ठीक है। और प्रॉपर्टी जिसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वो कल आपका भी सवाल था, इधर से कहीं से आया था सवाल किसी का कि इन्वेंट्री, आपके था शायद, कि जी इन्वेंट्री में पहले रखा हुआ है, और वो पुराना सवाल किया था उसमें तो आपने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा था। तो मैंने आपको फिर ये बात ही कही थी कि अगर आपने आज प्रॉपर्टी बनानी शुरू की है और आपका इरादा है कि इसको बनते ही आप बेच देंगे, तो ये आपकी वर्क इन प्रोसेस ही है, लेकिन इन्वेंट्री का, और जब कंप्लीट होगी तो इन्वेंट्री बनेगी। और अगर आपने ये बिल्डिंग बनाना शुरू की है इस नियत से कि आप जब बन जाएगी तो इसको किराए पे देंगे, तो ये जब बन रही है तो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी जो कैपिटलाइज होगा, और ये जब बन जाएगी तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी। तो यही कह रहा है कि जो बिल्डिंग बन रही है और नियत ये है कि इसको रेंट पे देना है, तो वो भी क्या है, जब बन भी रही है तो क्या है, हाँ, लेकिन अलग बात है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में आप नहीं लिखोगे। वैसे मैंने कई जगहों पर ऐसे भी देखा है, वैसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे जैसे PPE का नोट है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ जी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, इक्विपमेंट को छोड़ो, ऐसे व्हीकल्स, फिर चलो इक्विपमेंट आ गए, ठीक है, आ गए, बस वो इक्विपमेंट में आ गया सारा कुछ, और यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कहीं कहीं मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों की ऐसी भी बनी हुई देखी हैं कि वो PPE के नोट के अंदर ही इसको भी रख देंगे, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट तो होगी इसकी, वो कौन सी होगी, वो जो हमने मूवमेंट बनाई थी, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होगी जी, ओपनिंग वो जी 5 रुपये CWIP में पड़ा था, एडिशन वो जी मजीद इस पर 15 खर्चा हुआ, फिर डिस्पोजल नहीं होगा, वहाँ पर फिर इनको डालना पड़ता है ट्रांसफ़र आउट, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, कोई नहीं है, चलो नहीं है जी कोई ट्रांसफ़र फिलहाल अज्यूम करते हैं, और क्लोजिंग 20। लेकिन
लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग इज के वो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन बाकी सब में तो आ रहा होगा, इसमें नहीं होगा। तो कुछ लोग इस तरह से भी CWIP को प्रेजेंट कर देते हैं, मैंने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन आपको मैंने कहा था PP का नोट अलग रखो और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए तो सब नोट्स में उसकी मूवमेंट बना दो, ज़रा जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जी, वो एग्जाम्पल्स जिनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, दैट आर आउटसाइड स्कोप ऑफ IAS 14 पे IAS 14 नहीं लगता, क्या जी, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी, ठीक, ऑर्डिनरी कोर्स, ये कहाँ जाएगी, इन्वेंट्री में। प्रॉपर्टी इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सेल, ये बन ही किस लिए रही है, अब कल वाला आ जाए तो ये ध्यान से सफा पढ़ा होता तो वो मसला ना आता। खैर कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। खैर जी जी जी, सुने सुने सुने, इस नियत से बन रही है कि इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेंट्री बनेगी, तो ये जब बन रही है तब भी ये वर्क इन प्रोसेस है, इन्वेंट्री है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर, ये भी इन्वेंट्री बन गई, खरीदा इसीलिए है कि बस को अच्छा गाहक मिलना तो बेच देना इसको, खरीदा इसी नियत के लिए। फिर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, ये तो एज इट इज डिस्पोज कर देनी है और ये जरा सेट वेट करके फिर बेच देनी है, ये भी इन्वेंट्री, दीवारें शिवारें प्लस्तर करके, पेंट पूंट करके, मुरम्मतें शरमतें करके, और ऊपर वाली ऐसे ही एज इट इज, वो सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज PPE, ओनर ऑक्युपाइड, मतलब बिजनेस के यूज के लिए करेंगे, अभी होल्ड किस लिए किया हुआ है, और यहाँ पे हम जो है वो फैक्ट्री लगाएंगे या बिल्डिंग है, यहाँ पे हम हेड ऑफिस मूव करेंगे, अभी किया नहीं है तो होल्ड करें, PPE है, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, वही सेम बात। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी जो एम्प्लॉयज़, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को आपने एक बिल्डिंग बनाई हुई है, उसमें अपार्टमेंट्स हैं, आपने अपने ही एम्प्लॉयज़ को वो एज अ अकोमोडेशन दे दिया, रेंट फ्री है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहें। लेकिन सेनेट कहता है अगर रेंट भी ले रहे हैं आप उनसे मार्केट पर, मार्केट रेट पर, तब भी ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो किसने किराए पे लिया हुआ है, कौन यूज़ कर रहा है उसको, आपके एम्प्लॉयज़ बिजनेस के। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉयज़, वेदर और नॉट एम्प्लॉयज़ पे रेंट एट, पे कर रहे हैं रेंट या नहीं कर रहे हैं, इससे कता नज़र एम्प्लॉयज़ हैं ना बैठे हुए उसमें, तो एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस के ही हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे रेंटल इनकम आएगी, ठीक है, अदर इनकम में डाल देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। मतलब यही है ना कि फिर उसके ऊपर IAS 16 के रूल्स लगेंगे, डेप्रिशिएट होगी, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल में दोनों हो सकते हैं, रीवैल्यू करके भी डेप्रिशिएट करोगे, IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तो रूल्स डिफरेंट है। बात समझ आई? तो ये एग्जाम्पल पर चल रही है, ये जो नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और इन्वेस्टमेंट ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन अवेटिंग डिस्पोजल, ठीक है, हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग प्लाजा है लेकिन वो हमने सेल के लिए रखा हुआ है। अब ये वही है जैसे मैंने आपको बताया था कल डिस्क्लोजर्स पढ़ाते हुए कि अगर आपका कोई एसिड है और आपने उसको एक्टिव यूज से हटा लिया और हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो फिर असल में ऐसी है जैसे हेड ऑफिस था खाली कर दिया है, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं कि चीज़ अच्छे गाहक का, जैसे कूलर की एग्जांपल दी थी, वो तो मूवेबल आइटम था ना, तो एक्टिव यूज से हटा लिया है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो IAS 16 में ही पड़ा रहेगा, उस पर IFRS 5 लगता है, वैसे तो फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला सफ़ा है, इससे आपके कोई MCQs भी बन सकते हैं पर्चे के अंदर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं जी? जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है प्रोडक्शन सप्लाई के लिए या एडमिन पर्पसेस के लिए, ठीक है। क्यों सेपरेट क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, इसको पढ़ा था, इसमें कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये असल में बात थी। तो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जनरेट्स कैश फ्लोज लार्जली इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एसेट्स हेल्ड बाय द एंटिटी। जिस वजह से स्टैंडर्ड ये कहता है कोई बात नहीं, गेन अनरियलाइज भी है तो P&L में ले जाओ, क्योंकि ये कोई डिपेंडेंट एसेट नहीं होता। हमारे बिजनेस के लिए PPE नहीं है कि जी लैंड भी वैसे ही ज़रूरी है, उस पर बिल्डिंग भी, बीच में फैक्ट्री लगी हुई भी ज़रूरी है, सारे एसेट्स मिलकर एक बिजनेस
के तौर पे चल रहे हैं और प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पैसे इजाफी थे तो अलग से हमने एक जगह खरीद कर इन्वेस्टमेंट की गर्ज से रख ली, तो ये लार्जली इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करते हैं बाकी बिजनेस से, इसलिए इनको क्या कर लो, अलग रखो, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या था वो आपने देखा ही था, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लिया होगा आपने, देख लें। चले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जनरेट्स कैश फ्लोज लार्जली इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एसेट्स। दिस डिस्टिंग्विशेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एडमिन पर्पजेज, ये वो IAS 16 वाले की बात कर रहा है, जनरेट्स cash flows that are attributable not only to property but also to other assets used in production or supply of process। हेड ऑफिस पे तो कोई भी आपकी टेक्सटाइल मिल है, आप धागा बना के बेचते हैं, हेड ऑफिस पे तो आप कुछ भी नहीं बेच रहे होंगे, वो तो शायद सेल्स ऑफिस में बेच रहे हो या फैक्ट्री से ही आप माल निकाल के एक्सपोर्ट कर देते हो। तो हेड ऑफिस PPE है, वो कैश क्या कहते हैं उसको ना, रेवेन्यू सेंटर है, कॉस्ट सेंटर कहते हैं एडमिन ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को, तो उसमें तो सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, वहां पे रेवेन्यूज तो कोई नहीं आ रहा। रेवेन्यूज तो सारे अर्न कर रहा है आपका सेल डिपार्टमेंट, या चलो वो भी नहीं कर रहा है, उधर फैक्ट्री में बेच रहे हैं आप। बात समझ आ रही है। तो IAS 16 वाले एसेट्स क्या हैं, ये ठीक है, ये जो आपने प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए प्लांट वगैरह मशीनरी वगैरह लगाई हुई है, या एडमिन पर्पज को हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो कैश फ्लोज बिजनेस के लिए ये जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट हैं। अकेला तो कोई हेड ऑफिस नहीं कैश फ्लो जनरेट कर सकता जब तक कि फैक्ट्री चलेगी नहीं। बात समझ आ रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये मामला नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए तो उसके गेन को हमने कहा था भाईजान क्या करो, बेचोगे, अगर वो आगे मांग रियलाइज नहीं कहना उसको, बिजनेस चलाकर ही हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं। ये तो बस एक मॉडल फॉलो करने के लिए उसको फेयर वैल्यू पे शो किया था, तो गेन कहीं तो लेके जाना था, OCI में लेकर फिर रियल सरप्लस में रख लिया। लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सा एसेट होता है, ठीक है, इसका गेन इसीलिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, सही है। IAS 16 अप्लाइज टू ओनर ऑक्युपाइड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये एक प्लाजा है, इसकी 10 मंजिलें हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 2-2 मंजिलें आपको नजर नहीं आ रही, डिजाइन ऐसा किया हुआ है। बाहर से शीशे 2 मंजिलों के ऐसे इकट्ठे किए हुए हैं, अंदर जो है ना वो 1 मंजिल लग रही, बाहर से अंदर 2 है, ठीक है ना। हाँ, तो 10 मंजिला ये प्लाजा है, ठीक है। और इसमें जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर में आपने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है। अब आप मिसाल के तौर पे वही टेक्सटाइल का आपका बिजनेस है, ठीक है, तो फैक्ट्री आपकी पतोगी में लगी हुई है और हेड ऑफिस, ये सारा प्लाजा आपका, हेड ऑफिस आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपने प्लाजे में टॉप फ्लोर आपने रखा हुआ है 10वां। उसके अलावा सारा प्लाजा किस पे है, रेंट पे, ठीक है। अब नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अब मामला ये आ गया कि ये दोनों यूजेस में आ रहा है, ठीक है। ये पार्टली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब पहली चीज तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर तो इफ इट कैन बी सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, अगर तो इसको बेचा या किराए पर अलग से दिया जा सकता है, होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इकट्ठी बिकेंगी या इकट्ठी ही किराए पे चढ़ सकती हैं। पूरा जैसे एक मकान है आपका, एक घर है, ठीक है, तो उस एक घर को एक फैमिली को ही किराए पे दिया जाएगा, तो एक किचन होगा, उसके अंदर एक एंट्रेंस होगी उसके अंदर, ठीक है, तो वो 2-3 फैमिलीज उसमें नहीं रह सकती हैं डिफरेंट, तो वो एक ही फैमिली को रेंट पे दिया जा सकेगा या एक ही बंदे को बेचा जा सकता है, सिंगल यूनिट, ठीक है। तो अगर तो वो अलग से, यानी हर पार्ट, इफ ईच पार्ट, यूं लिखना चाहिए था, इफ ईच पार्ट या एनी पार्ट, ठीक है, कैन बी सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, तो फिर तो टेंशन खत्म हो गई। अगर ये सिचुएशन हो तो फिर अकाउंट फॉर करो हर पार्ट को सेपरेटली, अकाउंट फॉर ईच पार्ट
सेपरेटली। क्या मतलब? मतलब ऊपर वाले देखो ना, अगर अलग से बिक सकता है या किराए पे दिया सकता है, मतलब उसकी अलग से कॉस्ट भी निकल सकती है। हमारे टोटल प्लाजे पे इतनी कॉस्ट आई, ऊपर वाला प्लाजा जो है उसकी इतनी कॉस्ट है, और फिर अलग से बिक सकता है तो उसकी अलग फेयर वैल्यू भी होगी। अब पूरा प्लाजा तो कोई नहीं खरीदता। आप देखो बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर एक दफ्तर, एक दुकान, एक अपार्टमेंट ये बिक रहे होते हैं, नहीं बिक रहे होते, तो उनकी फेयर वैल्यू होती है ना अलग से। तो ऐसे ही अगर तो ये अलग से रेंट आउट या अलग से सेल हो सकता है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। फिर जो पार्ट अलग से सेल हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर नीचे वाला सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऊपर वाला पीपीई कर दो। पीपीई पे आए 16 के रूल लगाओ, ये अलग से कॉस्ट भी अलग हो जाएगी, फेयर वैल्यूज भी बाद में अलग निकल सकती हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। मसला कब आता है? इफ each part cannot be sold or rented out separately, अगर ये अलग अलग नहीं हो सकते तो फिर if significant part is given on rent, तो फिर सारी प्रॉपर्टी को ही क्या कर दो, इस सारी को ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह दो। और अगर सिग्निफिकेंट पार्ट इज इन बिजनेस यूज, अगर ज़्यादा हिस्सा आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर सारी प्रॉपर्टी ही क्या बन जाएगी, पीपीई IS 16 लगेगा। स्टैंडर्ड ने तो यूं करके ज़रा लिखा हुआ था, पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड को। ये बात समझ आ गई? अगर पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग हो तो सबसे पहला असूल देखो, हर पार्ट अलग से सेल हो सकता है, सेपरेबल पार्ट है तो बिल्कुल हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आप एक एक यूनिट को अलग से बेच सकते हैं, अलग से कॉस्ट मालूम होती है, अलग से सेल प्राइस आपने रखी होती है उसकी। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर अलग अलग ही रखो। जो किराए पे दिए हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जो अपने यूज में है वो पीपी है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रॉपर्टी सेपरेबल ना हो तो ऐसी सूरत के अंदर आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा हिस्सा किस तरफ है। अगर तो सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन अपने यूज में है और सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंट पे है तो सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इतनी बात स्टैंडर्ड ने की है। दूसरी बात मैंने अपनी तरफ से की है आपको कि अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन रेंट पे हो और सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने यूज में हो तो फिर क्या बन जाएगा, पीपी। ठीक है, अब इसको जरा पढ़ लेते हैं जी। पहले पढ़ लें फिर लिख लीजिएगा। तस्वीर बनानी होती है वैसे तो। ये ले, आपके करीब आ गई तस्वीर, जल्दी खींच लें, छोटा होता जा रहा है अभी ये तो। जरा पढ़ लें जब तक बाकी बच्चे पढ़ लें वो जो लिखा हुआ था अंग्रेजी में। टॉपिक ना पूरा तैयार तभी होता है जब एक एक चीज़ उसकी पढ़ ली जाए। आप जब तक MCQs करने के काबिल नहीं है मतलब आपने टॉपिक सही से नहीं तैयार किया होगा। MCQ तभी जाके होता है जब पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी पोर्शन हेल्ड फॉर सम प्रॉपर्टीज कंप्राइज अ पोर्शन दैट इज हेल्ड फॉर रेंटल, पोर्शन दैट इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, और दूसरा हिस्सा एंड अनदर पोर्शन दैट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ, जैसे दैट इज हेल्ड फॉर यूज ही बस यहाँ पे रोक देते हैं। तो फिर क्या करें? अगर तो सेपरेबल पोर्शन है, इफ दीज पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली एंटिटी अकाउंट्स फॉर द पोर्शंस, और अगर नॉन सेपरेबल पोर्शंस हैं तो फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है, इफ पोर्शंस कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ ओनली एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर यूज। इफ ओनली एन, देखो इतनी सी बात कर दी उसने बस, क्या कि अगर पोर्शन सेपरेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब होगी अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो यूज में है, और स्पेस मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंट पे है। ठीक है,
और दूसरी बात उसने नहीं बोली, वो मैंने आपको बता दी कि फिर अगर इसका उलट हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर वो ओनर ऑक्युपाइड बन जाएगा, वो फिर पीपीई हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये एग्जांपल्स आपका होमवर्क हो गई, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, 2 3 4 बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट, यही बातें जो हैं इसके अंदर आप पढ़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज आपको मैंने पढ़ा दी थी क्योंकि किसी सवाल के अंदर या डिस्क्लोजर के अंदर आ गया था। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट कहता है जी रिकग्निशन प्रिंसिपल तो सेम है, पीपीई जैसा है कि 2 क्राइटेरिया हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर लो। फिर इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? अब कॉस्ट में क्या कुछ शामिल होगा? कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली to acquire investment property and costs incurred subsequently to add, replace और service a property। अंग्रेजी आसान करते हैं, to add, replace part और सर्विस आ, टू ऐड, रिप्लेस पार्ट और सर्विस आ प्रॉपर्टी। क्या मतलब? प्रॉपर्टी आपने ले ली, अब वो आपके हिसाब से नहीं है, मिजाज के मुताबिक नहीं है, बहुत बुरी हालत है उसकी, मुरम्मतें कर रहे हैं आप, कोई कमरा बड़ा कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर सब्सिक्वेंटली ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसमें कोई आपको कमरा ऐड कर रहे हैं, लेट से कोई कमरा, कोई दीवार रिप्लेस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी की सर्विस कर रहे हैं। ये बचपन में शायद इंट्रो में आपने पढ़ा हो, मसलन आपने एक सेकंड हैंड वैन खरीदी 50,000 की, ठीक है, अब उस वैन के ऊपर जंग शंग लगा हुआ, पुरानी सी वैन आप ले आए, अब आपने उसको ला करके उसकी थोड़ी मुरम्मत करवाई, उस पर पेंट करवाया, अपने बिजनेस का नाम लिखा, इस सारे के ऊपर आपको लेट से 15,000 रुपया खर्च हो गया। तो आपकी इनिशियल रिकग्निशन 50,000 रुपये नहीं होगी बल्कि 65,000 रुपये होगी। फिर उसके बाद जब एक बार ये रेडी टू यूज़ हो गई, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, अब सब्सिक्वेंटली अगर दोबारा आप पेंट करेंगे तो वो रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस के अंदर आएगा, फिर वो कैपिटलाइज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है कि इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब खरीदा तो उसका कोई, उसमें कोई कमरा ऐड, कोई दीवार ऐड की, एक कमरे बड़े को 2 बना लिया, कोई दीवार रिमूव करके 2 छोटे कमरों को बड़ा कर लिया, या आपने उसकी मुरम्मतें वगैरह की, तो ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में आपने ऐड करने हैं। अब जब एक बार ये रेडी टू यूज़ हो जाएगी तो सब्सीक्वेंटली फिर ये वाले खर्चे आप वो रूल से गुजारेंगे कि जब तक कोई नया कमरा ऐड ना करो, कैपेसिटी ना बढ़े, तो फिर कैपिटलाइज नहीं करना, फिर वो रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर ही इसका खर्चा आता रहेगा। ठीक है, आगे कहता है, तो नंबर 1 क्या हो गया जी? कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली टू एक्वायर, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट इनकर्ड सब्सीक्वेंटली, अब इनिशियली एक्वायर करने की कॉस्ट और सब्सीक्वेंटली जो इनकर हुई है टू ऐड, रिप्लेस और सर्विस। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, इन प्रॉफिट और लॉस। तो डे टू डे सर्विसिंग जो होती है, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस को आपने क्या करना है जी? एक्सपेंस आउट करना है, वो कैपिटलाइज नहीं होता। लेकिन इनिशियली अगर कोई किया है रिपेयर वर्क तो वो आपने पहली बार कैपिटलाइज कर लेना है। ठीक है, आगे वो कहता है वो पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मे हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर वॉल, एग्जाम्पल समझा रहा है, मे बी रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल्स, आपने वॉल्स तब्दील की। इन दिस केस रिकग्नाइज द न्यू पार्ट्स इफ इट मीट्स रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एंड डी रिकग्नाइज द रिप्लेस पार्ट्स, वही वाली बात होगी। फिर एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शेल इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट, यही तो असल में आपको मैंने उस वक्त सवाल में कराया था कि जब CWIP बन गया है तो अब इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे होनी है, ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली किस पे मेजर होगी? एट कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, मसलन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मसलन कोई मिसाल दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, आपने जहाँ से ज़मीन खरीदी तो जो बंदा दरमियान मिडल मैन होता है कौन? वो प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, तो कमीशन उसको आप देंगे, कमीशन टू डीलर। फिर आपने कोई, हाँ बिल्कुल लीगल फीस दी है, आप अपना लॉयर साथ ले गए थे, आपने कहा यार ज़रा तुमने ये बारीकियां देखनी है, इसके कागजात चेक करने हैं ज़मीन के,
इसका टाइटल वगैरह चेक करना है और हमारे एग्रीमेंट को देखना है। फिर उसके बाद आपने कुछ ट्रांसफ़र फीस टैक्सेस, ट्रांसफ़र टैक्सेस होते हैं, ठीक है। एफबीआर को, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की फ़ीस दी है आपने, कोई आपने टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है। नॉन रिफंडेबल ज़ाहिर सी बातें होते हैं ये। तो ये सारे के सारे टैक्सेस या फ़ीस जो हैं वो आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हुए उनको भी क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है इनिशियल मेजरमेंट के वक्त, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पेज अगेन। अच्छा, अब कहता है जी कॉस्ट ऑफ अ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज इस परचेज प्राइस। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने बनाई नहीं है, खरीदी है, तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, परचेज प्राइस और एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। सिंपल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में मसलन प्रोफेशनल लीगल फीस है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस हैं, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, तो वही तो मैं बता के आ रहा हूँ, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, मतलब ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में शामिल मत करना, बिल्कुल IAS 16 जैसा ही है। स्टार्टअप कॉस्ट, startup costs unless necessary to bring the property to condition necessary for it to capable of being operating in the manner blah blah blah। वही startup cost का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई जैसे मैंने कहा था कि आपने नया प्लाजा खरीदा है, आपने अब उसको ओपन करना है पब्लिक के लिए कि लोग आएँ यहाँ पे, किराए पे रहें यहाँ पे या ख़रीदें, तो आपने एक ओपनिंग सेरेमनी करा ली, उसमें आपने एक छोटा सा फंक्शन रख लिया, छुरियाँ पटाखे चला लिए, ठीक है जी, कोई छोटी सी 2-4 देगे बना के बांट दिया आपने, हैं जी, तो दुआ शुआ करा ली। अब ये क्या है, ये स्टार्टअप की ही कॉस्ट है एक तरह से, तो ये एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। तो साथ उसने फिर कंफ्यूज करने के लिए लाइन डाली कि स्टार्टअप कॉस्ट अगर नेसेसरी है टू ब्रिंग प्रॉपर्टी उस कंडीशन में जिसमें हम चाहते हैं, तो फिर वो ऐड कर लो, तो वो ठीक है, ऊपर बात होगी, इसको आगे रहने दो, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग लॉसेज, ये भी हमारे सवाल में आ गया था, है ना, कहीं पे मेरे ख्याल से। ये ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन आपने ये प्लाजा बनाया, उस दिन पहले ही दिन ये प्लाजा जो है, इसके सारे दफातर, सारी दुकानें, सारे अपार्टमेंट्स ये किराए पे नहीं चढ़ जाते, ठीक है। तो लेकिन आपके खर्चे तो पहले दिन से आने लग जाते हैं, यानी आपने पूरा स्टाफ रखना है, पूरे, ये थोड़ा ही है कि जिस दुकान जिस फ्लोर पे दुकान किराए पे चढ़ जाएगी तो एक सफाई वाला रख लेंगे, एक गार्ड रख लेंगे, नहीं, आपने पूरी अपनी टीम बना लेनी होती है, ठीक है। अब ये सबसे टॉप पे जनाब अपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद नीचे दफातर हैं ज़रा छोटे साइज़ के, ठीक है, दफातर आ गए, उसके बाद ऐसे ही उससे नीचे दुकानें आ गई, ठीक है, ये ऐसी गैलरी है, ठीक है, यहाँ पे कैंटीन, कैफेटेरिया, दुकानें वगैरह, खाने पीने की जगह हैं, फिर ये सारी दुकानें, आपको लग रहा होगा ईंटें हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब आप नीचे पार्किंग के लिए एक बेसमेंट है, ठीक है। अब ये ज़मीन है। अच्छा, अब जी मिसाल के तौर पे अभी आपका ये दफ्तर किराए पे चढ़ा, रात का टाइम है, ठीक है, और उसके बाद ये दुकान किराए पे चढ़ी और एक अपार्टमेंट यहाँ पे अभी आपका किराए पे चढ़ा है। ये येलो लाइट्स जल रही हैं, रात का टाइम है, बाकी सब लाइट्स बंद हैं, मतलब अभी जो प्लान्ड ऑक्यूपेंसी थी वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो इनफ्लो किराए आने अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन खर्चे तो आपने कर दिया, आपने तो अपना सारा स्टाफ, एडमिन का, सफाई वाला, सिक्योरिटी वाला रख लिया। तो अब पहले 2-3 महीने जब तक के वो पूरी ऑक्यूपेंसी लेवल अचीव नहीं करता जो हमारे प्लान में है, तब तक इनकम्स कम होंगी और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो ये ऑपरेटिंग लॉस कहलाता है। आपने ऑपरेट किया, उससे आपको लॉस आ गया, तो ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, ये 16 में भी ऐसी था, यहाँ भी ऐसे ही है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स प्लान्ड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये आपने ऐड नहीं करना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज जैसे IAS 16 में था, यहाँ पे भी आपने ऐड नहीं करना, और सेलिंग एडमिन खर्चे भी आपने इसमें एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करने होते, P&L के अंदर जाया करते हैं। जैसे मैं अभी बताया, आपने एडमिन स्टाफ रखा हुआ है, एक सेल के लिए बंदा रखा हुआ है, दुकान बेच लो या किराए पे चढ़ा दो, उसका कमीशन रखा हुआ है, तो सेलिंग एडमिन खर्चे जो हैं वो सारे के सारे आपके P&L में जाते हैं, एसिडी कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करने, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, अगेन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग, ठीक है, ये तो ऊपर बात हो गई बस, ठीक है। ये यहाँ पे कॉस्ट में क्या कुछ हो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी।
लेकिन बस अब इसको याद करने नहीं बैठ जाना। ये याद करना नहीं होता। बच्चे पूछते थ्योरी में क्या करना है, ओ भाई याद करना कुछ नहीं है अकाउंटिंग में आपने, लेकिन याद रखना है। फर्क है दोनों बातों में। क्या बोला मैंने? ये थ्योरी याद करनी नहीं है, याद रखनी है। तो याद रखने का तरीका ये है कि जब कभी आपने IAS 40 रिवाइज करना है, ये जिन चंद जुमलों के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हो इनको जाते जाते पढ़ लेना बस, तो ये याद रहेगा, पेपर में भी याद रहेगा। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब ये है कि आपने जब इसकी मुरम्मत वगैरह शुरू की तो हमने कहा ये सारी मुरम्मतों की कॉस्ट एसिड कॉस्ट में इनिशियल वाली में ऐड कर देना, ठीक है। अब आपने सीमेंट मंगवाया और सीमेंट बाहर ही रख दिया, रात को बारिश आ गई, हो गया ना ज़ाया, तो क्या बिल्डिंग कॉस्ट में डाल दें? आपकी नाअहली है, आपकी सुस्ती है, आपका कसूर है। एबनॉर्मल वेस्टेज को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। मतलब आप ही बिल्डिंग बना रहे थे ना, सवाल जो आपका है, ठीक है जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, नाराज नहीं होना, ही इज शुगलिंग ओनली, ओके जी। अच्छा जी, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल है, तो चोजन पॉलिसी को आपने अप्लाई करना होता है कंसिस्टेंटली, और अगर चेंज करोगे तो IAS 8 लगेगा, ठीक है। तो जब लगेगा तो देख लेंगे, ठीक है। फिर ये वाली बात दोबारा पढ़ाऊंगा भी सही। IAS 8 में आपको मैं कुछ सवाल हम करेंगे, 2-3 सवाल हम देखेंगे जिनके अंदर हम ये अक्सर देखेंगे कि इनिशियली हम कॉस्ट मॉडल पे थे, फिर हमारा दिल हुआ फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएं, तो फिर IAS 8 अप्लाई कैसे करने हैं वो तो सीख लेंगे। अब आप एक सवाल देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, आपके जहनों में ख्याल पैदा होगा कि सर हमेशा कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं हम सवालों में, फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे क्यों नहीं जाते? तो जब आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं फिर इस चैप्टर में वापस आके आपको ये वाला जुमला इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो IAS 40 ये कहता है कि चेंज फ्रॉम फेयर वैल्यू टू कॉस्ट मॉडल इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि वहां पे IAS 8 में आपको पढ़ाऊंगा कि चेंज इन पॉलिसी ऐसे नहीं है कि रात को बाबा जी ख्वाब में आया तो उन्होंने कहा बेटा FIFO से F को कर लो, बरकत होगी तुम्हारे बिजनेस के लिए और आपने सुबह उठ के कर लेना है, ठीक है। पॉलिसी चेंज एक बार सिलेक्ट कर लिया, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर स्टैंडर्ड बदल जाए या आपको लगे कि आपका ये चेंज बेटर प्रेजेंटेशन देगा यूजर को, तो ये आप वहां पढ़ेंगे असूल। फिर अगली बात आप कहोगे सर हर सवाल में कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं आ रहे, ये क्या चक्कर है? तो फिर मैं आपको ये लाइन पढ़ाऊंगा कि IAS 40 ये कहता है कि फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं दे सकता। ये कैसी बात कर रहे हो? इसलिए इस तरफ वो जाने ही नहीं देता, वापस आ गए हो तो फिर आ गए हो, ठीक है। खैर कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। एग्जांपल्स आपको मैंने नहीं दी थी तो अब आ गई हैं होमवर्क में, जल्दी लिखते जाएं। ये ऐसे मैंने कहा था ये हो गई होंगी, नहीं हुई तो अब कर लेना बेटा। अब जी आपको मैंने कहा था फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। क्यों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास है, चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे हैं, तो बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाएंगे तभी खड़ा होऊंगा मैं जी आपको। लेकिन ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। फिर IAS 16 तो खैर होगा पूरा, खैर वो भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा काफ़ी हद तक खींच दिया उसको हमने, बस कुछ MCQs मेरे एंड पे डिस्कशन वाले रहते हैं तो वो भी शुरू करने हैं, लेकिन आज जुमे के बाद आएंगे, देखते हैं कितना होता है। नहीं हाँ बिल्कुल आना है, मंडे को एक्रूवल फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा दिल था थोड़ा सा ये चैप्टर पूरा हो जाए। IAS 16 तो साथ साथ चल ही रहा है, तो एक्रूवल के साथ उसको चला लेंगे। एक्रूवल पे 2 दिन मैं लगाऊंगा, पूरे 2 दिन नहीं लगते, लेकिन पूरे 1 दिन में सारा पढ़ाना मुझे मुनासिब कभी भी नहीं लगा करता। कोई भी चीज़ वो एब्जॉर्ब भी करनी होती है, हालांकि आपने एक्रूवल पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से एक फॉर्मेट पे आ जाए, एक तरीका बता दूं, क्योंकि एक्रूवल भी आपका अगर IAS 16 आलू है हर सब्जी में मौजूद, तो एक्रूवल भी मटर है, वो भी साथ साथ ही है, ठीक है। तो ये आलू भी हर जगह होगा, हाँ होता है ना, हाँ मटर 2 जगह ही होते हैं, अच्छा नमक है फिर। चलो फिर ये डिसाइड करेंगे जब सेशन एंड कर रहे होंगे एक्रूवल क्या था, ठीक है। IAS 16 तो आलू इंशाल्लाह होगा, एक्रूवल देखें क्या। देखिए एक्रूवल का टॉपिक है वो आपका चलेगा, फाइनल अकाउंट्स में भी उसकी एडजस्टमेंट आती है, वो सिंगल एंट्री में भी यूज़ हो रहा होगा, वो NPO में भी यूज़ हो रहा होगा। IAS 8 के अंदर उसकी एडजस्टमेंट आ सकती है, बाकी IAS 23 में वो यूज़ करेंगे उसके कॉन्सेप्ट, IAS 20 के अंदर हम उसके कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, तो वो भी किसी से कम नहीं है, IAS 16 से कुछ कम नहीं है, लेकिन है बहुत आसान, छोटी सी चीज़ है, इंट्रो में पढ़ी हुई है आपने। तो एक फॉर्मेट पे आ जाएं, एक तरीके से वर्किंग करने लग जाएं, ताकि ये मुफ्त के नंबर हमारे ज़ाया ना हो। तो मैं एक्रूवल हमेशा करवाया करता हूँ, तो वो
इंशाल्लाह मंडे को शुरू करेंगे, ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा और ट्यूसडे को होपफुली फिर IAS 23 की बुनियाद पड़ चुकी होगी। असल में एक्रूवल भी IAS 23 की बुनियाद ही है, ठीक है। IAS 40 रिक्वायर ऑल एंटिटीज टू मेजर फेयर वैल्यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम कॉस्ट मॉडल, मैंने डिस्क्लोजर आपको पहले पढ़ा दिया, तो मैं कह रहा था कि आपको कॉस्ट मॉडल यूज करें या फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें, फेयर वैल्यू निकालना लाजमी है। क्यों नहीं? फेयर वैल्यू मॉडल है तो उसमें तो मैयर करना होता है। कॉस्ट मॉडल में क्यों जरूरत है? मैंगो लेना है फिर जी, डिस्क्लोजर देना था। अभी दोबारा जाके देखते हैं, कॉस्ट मॉडल भी हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर उसने क्या कहा है कि आप फेयर वैल्यू बताओ, मैयर मत करो पर बताओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है। अच्छा, IAS 16 में कल पढ़ाया, वो कहता है बेहतर है बता दो अगर मटेरियल डिफरेंस है तो, बेहतर एनकरेज वाले में। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे उसने क्या बोला था, बूम बूम बूम, छोटा चैप्टर है, एक मिनट पहुंच जाएंगे, आगे निकल गए, इतना छोटा कि आगे निकल गए जी जी। ये देखें, ये फेयर वैल्यू मॉडल में तो फेयर वैल्यू लाजमी हो गई ना। अब आते हैं कॉस्ट मॉडल में, ये देखें, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज एंटिटी शैल गिव फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डिस्क्लोज। यहां ऑप्शन नहीं है, एनकरेज नहीं कर रहा, लाजिम है। तो इसका मतलब मॉडल जो सा मर्जी हो, फेयर वैल्यू तो लाजमी है। अच्छा, फिर फेयर वैल्यू मॉडल में हो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आ गई गवादर वाली, तो उसकी फेयर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन रेंज उसकी भी देनी पड़ती है और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, ऐसे ही है ना। और अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो चूंकि कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू पर मैयर नहीं करना पर डिस्क्लोज तो करनी होती है, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी अगर इधर पड़ी है कॉस्ट मॉडल के अंदर है, तब उसके बारे में फिर वही बातें दोबारा बतानी। ये कल हमने बात की थी, गालिबन कल ही की थी, है ना। वापस आए, जरा आ जाते हैं, दोबारा इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं। आ गया, IAS 40 require all entities to measure fair value of invested property for the purpose of either measurement अगर fair value model यूज हो रहा है, और disclosure अगर cost model यूज हो रहा है। लेकिन entity is encouraged but not required to measure the fair value on the basis of valuation by independent valuer who holds blah 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 and blah, ठीक है। एंड हैज रीसेंट, यानी वो ये कह रहा है कि उन्होंने लाजिम नहीं किया। IAS 16 में तो कहता है ना इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, रिवैल्यूअर इंडिपेंडेंट हो, लाजमी है। IAS 16 का डिस्क्लोजर में क्या लिखा हुआ था? अल्लाह करे इधर भी डिस्क्लोजर्स ही ओपन हो, नहीं तो बहुत ओए हैं, करीबी हैं वैसे हम ये रीवैल्यूड एसेट हो तो ये रहे नोट्स, ठीक है। फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल, व्हेन रीवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड, इफेक्टिव डेट बताओ, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड, बताओ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट ना हो तो ऑर्डर भी पकड़ लेता है और कहता है मैं तो रिपोर्ट में लिखूंगा कि रीवैल्यूएशन करवाइए, इंडिपेंडेंट नहीं है वैल्यूअर। जरूरी है ये, ठीक है। उसकी भी खास उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो वो जी स्टेट बैंक के पैनल को ऑडिट पढ़ोगे आप, वहाँ पे प्रोसीजर्स बताएंगे आपको, या ऑडिट एक्चुअली करोगे जाके, तो जब किसी आपके क्लाइंट ने किसी ने रीवैल्यू की हुई होगी तो फिर उस पर आप वो प्रोसीजर्स लगाओगे, पढ़ोगे, ऑडिट वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ वो क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन की उसकी रिपोर्ट पे रिलाय करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ये जरूरी था, इधर स्टैंडर्ड क्या कहता है, IAS 40 रिक्वायर तो करता है, ठीक है, कि फेयर वैल्यू को मैयर करो, ठीक है, लाजमी। अब एंटी को एनकरेज करता है, लेकिन लाजिम नहीं कर रहा कि फेयर वैल्यू को इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से लगवाओ जो कि होल्ड करता हो, रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट हो, रिसेंट एक्सपीरियंस इन प्रॉपर्टीज में हो, तो बेहतर है कि उससे करवाओ, लेकिन लाजमी नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी सवाल में नहीं भी लिखा होता था, तो मतलब आपको समझाया था कि हम खुद ही कर लेते हैं इस तरह से अंदाजा लगा के, ठीक है। फिर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकग्नाइज ऑन डिस्पोजल, या जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परमानेंटली विदड्रॉन हो जाए फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम, तो फिर डी रिकग्नाइज कर दो, यानी किसी काम की नहीं रही, किसी खाते की नहीं रही, ठीक है। तो दरिया आया और हमारी उस ज़मीन के ऊपर चढ़ गया और बस वो अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर दो, डी रिकग्नाइज कर दो, अब उससे कोई फ़ायदा नहीं आना, परमानेंटली गया, ठीक है। कटाव कर गया दरिया, खा गया ज़मीन सारी वो वाली जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई थी, होगी इन्वेस्टमेंट। अब
आप फिर आपको कर ली मोहब्बत, हो गई इन्वेस्टमेंट। गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम रिटायरमेंट या डिस्पोजल शेल बी डिटरमिन्ड एज डिफरेंस बिटवीन नेट डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सचेंज का सेम है जैसे 16 में था, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, रूल्स विल बी सेम। बस फ़र्क ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पुराने एसेट की फेयर वैल्यू पुरानी जो पड़ी होगी वो क्रेडिट होगी, नए की फेयर वैल्यू डेबिट होगी, अकोमोडेशन तो होनी नहीं। ठीक है, और कोई कैश अगर आपने पे किया तो गेन लॉस निकल आएगा, और अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क है, क्योंकि ये भी हम कर चुके हैं, जो क्वेश्चन 1 और 2 किया था ये असल में वही एग्जाम्पल 1 और 2 उस जैसी हैं। ओके, यहाँ पे डिस्पोजल होगा। रिबटेबल असम्पशन वाली बात कर ली। एक्सेप्शन ये दोबारा पढ़ लें। IS 40 ने ये कहा है कि जो आपने ऊपर मैंने कहा ना रीड ओनली करके आना, ये वाली बातें इसमें आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलना था, कितने गया। यूज फेयर वैल्यू मॉडल, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर रीमयर्ड एट फेयर वैल्यू। यानी यहां पर ये नहीं है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्लास बाय क्लास है ही एक, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो सब पे या कॉस्ट मॉडल लगना है या फेयर वैल्यू। अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया था फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन एक प्रॉपर्टी उनमें ऐसी थी जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं थी। इफ एंड डिटरमिन्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस, नहीं निकल रही है, नहीं निकल पा रही है, एंड ही शैल मेजर दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग कॉस्ट मॉडल IS 16 की तरह से। ठीक है, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम टू बी 0। अब ये एहतियातें भी फिर करनी है। ठीक है, और एंटी शैल कंटिन्यू टू अप्लाई IS 16 अंटिल डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ फिर उसने जोड़ा था ये कि सब पर फेयर वैल्यू मॉडल लग रहा है और एक प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऐसी आ गई जिसपे कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ा है, इस मजबूरी की वजह से कि उसकी फेयर डिटर्मिनेबल नहीं है, तो उसके बारे में ये एडिशनल बातें बताओ। इन एडिशन टू एवरीथिंग ये भी डिस्क्लोज करो। क्या, कहां है प्रॉपर्टी, क्या वजह है क्यों नहीं फेयर वैल्यू निकल रही, कोई रेंज रूंज बता दो, और ये फैक्ट भी बता दो कि कैरिंग अमाउंट एंड गेन वाला को मतलब द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर डिस्पोज किया है तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, गेन लॉस कितना है, ये भी बता दो। एडिशनल बातें। और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं हो, कॉस्ट मॉडल पे हो, तो कॉस्ट मॉडल पे तो वैसे ही डेप्रिसिएशन होनी होती है, तो वो तो मसला खत्म हो गया, वो तो डेप्रिसिएट हो रही होगी बाकी सबके साथ भी। लेकिन जब उनकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करने की बारी आएगी लिख कर देते हुए, तो उसकी तो फेयर वैल्यू फिर नहीं होगी, तो उसके बारे में फिर वही वाली बातें लाजमी बताओ। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं हो रही फेयर वैल्यू डिटरमिन, क्या रेंज वेंज है, वगैरह वगैरह। समझ आई बात। मुट्ठी में करना है टॉपिक, वो बड़ा टॉपिक है IS 16, वो मुट्ठी में करते करते टाइम लगा, वरना अगले टॉपिक ऐसे ही मुट्ठी में करने हैं, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। इधर से पूछे, उधर से पूछे, दाएं से पूछे। पिपरी वाला सवाल इसलिए छोड़ा हुआ है कि वो IS 8 अप्लाई हो रहा है उसमें। IS 8 जब पढ़ा लूंगा तो वो सवाल करा दूंगा, तब तक नहीं करा सकता वो सवाल, क्योंकि उसमें कोई प्रायर ईयर एरर करेक्शन है, पता नहीं पॉलिसी चेंज है, देख लेंगे। बहरहाल वो सवाल IS 8 के बाद हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको होल्ड पे डाल दिया, वरना इस टॉपिक में ना कोई MCQ छोड़ना है हमने, ना कोई लाइन एक छोड़नी है, ना कोई सवाल एक छोड़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं सारे, मैं डिस्कस करूंगा, करवाऊंगा तो नहीं, जाहिर है जी। प्रीवियसली मेजर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, कहता है जी अगर किसी की पहले फेयर वैल्यू निकल आई थी ना, तो अब स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं मानूंगा कि दोबारा फेयर वैल्यू निकल सकती, ये इस लाइन में लिखा हुआ था। फिर ट्रांसफर हमने पढ़ा, ठीक है, इसका मैंने सवाल आपको करवाया और ये एग्जाम्पल्स होमवर्क में दी थी, और ये एग्जाम्पल्स में कुछ भी नहीं निकला। दरअसल ये स्कॉर्पियो वाला सवाल ही था, असल में इन एग्जाम्पल से आई की किताब की एग्जाम्पल्स हैं, इनसे मैंने वो सवाल बना लिया था, और फिर उसमें मुझे लगा कुछ कमी है तो आगे 4-5 एडजस्टमेंट और डाल दी थी। वो गलती ये हुई थी कि फिगर्स बदलना मैं सुस्ती की वजह से भूल गया था, लेकिन चलें उससे भी फायदा ही हो गया, आप ट्रीटमेंट समझते आए थे, फिगर्स में टेंशन नहीं हुई थी। फिर एनीवेज इन एग्जाम्पल्स में कोई मसला आया तो पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स कर ली थी असल में हमने, तो मैंने ये सोचा कि पहले ये एग्जाम्पल कराऊं फिर स्कॉर्पियो वाला सवाल कराऊं, तो ये तो वैल्यू एडिशन तो ना हुई ना, 2 दफा एक काम करने की क्या तुक बनती है, तो इसलिए हमने वहां पे पहले सवाल कर लिया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नोट बना के देखना था, उसके बाद फिर ये आपने कर लिया। डिस्क्लोजर्स हम पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें उसने क्या बोला है, डिस्कस। ठीक है,
तो इसको आपने आज करना है एक, अब अंग्रेजी लिखते हुए ना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो अपने अल्फाज में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है इसको, ठीक है। उसके बाद स्टार पीएलसी, अच्छा सवाल है। इसके अंदर जो है वो आपने जर्नल एंट्रीज करनी है सिर्फ, ठीक है, और 4 में आपको करवा चुका हूं, तो ठीक है। दूसरा और तीसरा आपने होमवर्क में कर लेना है, पहला फिर अभी फिलहाल रहने दे। उसके बाद अच्छा, यहां पे बच्चा कह रहा था कि गलती हुई है, वो गलती सही करा दो भाई। किसी बच्चे ने कहा था, अगले दिन बताते ही नहीं है, इतने जो ग्रीडी बन जाते हैं ना, फिर सेल्फिश। कौन सी प्रॉपर्टी थी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आई थी? आई थिंक ये है। तो ये सही नहीं है जी, इसको सही कर लें सोल्यूशन को। यहां पे मैंने इसको किया था गालिबन 1200 पे और 100 का गेन रिकॉर्ड किया, जरा चेक कर लो, है ना। इसको सही कर लो, इसको करेक्ट कर लें जी प्लीज, ये गलती हुई पड़ी है यहां पर 1200 पर, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है। अब ये तो ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर के लिए हमने असूल क्या बनाया था, जो ट्रांसफर की वैल्यू होती है फेयर वैल्यू, वही डीम्ड कॉस्ट है। इसका मतलब इसने तो इसको फेयर वैल्यू पर ही कॉस्ट कहकर लेना है, तो उसके पास फेयर वैल्यू थी नहीं, तो वहां से 1000 निकला था, लेकिन यहां पे एंटर 1200 ही हुआ था। गेन 200 का ही रिकॉर्ड हुआ था, पर यहां पे क्या आना है 1200 और यहां पे क्या आना है 100। आपके पास सोल्यूशन सेम है, लेकिन ये ना वो कल को इधर देखें तो कहीं ये सही है या वो सही है, वो सही है ये गलत है। करेक्ट कर लिया आपने? मैं अगली बार के लिए तो लिख लूं यार, भूल गया, पिछली बार लिखा होता तो ना भूलता। करेक्शन नीडेड, पिछली बार लिख लिया होता ना इसको तो सही हो गया होता। पिछली बार लिखना भूल गया तो फिर जाहिर सी बात है करेक्ट करना भी भूल गया। अच्छा जी, पास पेपर 1 ओके है, पास पेपर 2 ओके है, नहीं ओके? किसी ने नो बोला यार, छेड़ा मत करो यार प्लीज, ऐसे ना किया करो। अच्छा 3 जरा चेक कर ले एक दफा, सिर्फ एक दफा। वो कहता है कि ये साल चल रहा है 2024, जून 2024 वाला, तो इस साल का पहला दिन 1 जुलाई 23 है। पीएल को पता लगा, क्या पता लगा? वो क्या पता लगा भाई? दैट वेयर हाउस कॉस्ट वॉज मिस्टेकनली इंक्लूडेड, कॉस्ट मिस्टेकनली इंक्लूडेड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 6 मिलियन इन मार्च 22। जब कभी ये बना होगा एबनॉर्मल वेस्टेज को एसिडी कॉस्ट में ऐड, सीमेंट को एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता, लेकिन मार्च में जब कभी ये शायद मार्च में बनी होगी, ऊपर पढ़ के आए तो पिपरी कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस, पेज नंबर नहीं लब रहा। अच्छा, पिपरी कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 102 विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 22। अब ये 22 के साल में बन रहा होगा, तो मार्च 22 में जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होगी उस वक्त ये कोई गलती हुई थी। खैर उस वक्त पता नहीं चला, वेयर हाउस की यूजफुल लाइफ इतनी थी, कंप्लीशन पे 95% वेयर हाउस को रेंट आउट कर दिया, 5% को एलोकेट कर दिया एडमिन यूज के लिए। वेयर हाउस डिजाइन प्रोहिबिट सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली। देखो छोटी छोटी चीज भी टेस्ट करता है, देख लो, पढ़ोगे इंसानों की तरह तो कोई मसला नहीं है, कहीं नहीं जा सकता फिर बाहर। सिलेबस तो वही है जो आपके सामने है, तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो अब आपकी अपनी कमजोरी हो सकती है, आप फिर कोशिश करके फेल होते हैं। ये जो अब आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बदला है ना, थोड़ा सा आके बेहतरी महसूस हो रही है कि जब आपको ये मतलब हर वक्त वो नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कैसे समझ आ गई पहली बार में, इतना आसान कैसे हो सकता है भाई, जो सिंपल चीज है वो सिंपल ही है। तो आप पास होने के बजाय फेल होने के रीजंस, मौके, वजह ढूंढते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बात अभी पढ़ी है ना, अब ये क्या कह रहा है 5% था, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि अलग से ये 5% बिक नहीं सकता, तो इसका मतलब फिर 5 पूंछ कोई नहीं है, फिर सारा ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सारा ही क्या है इन्वेस्टमेंट। अच्छा चलो ये तो हो गया। अब कहता है स्ट्रेट डाइन अच्छा आगे बढ़ो। कहता है 1 जुलाई पे पता लगा हमारे साल, इस साल में आके पता लगा कि वेयर हाउस की जो कॉस्ट थी वो गलती से उसमें शामिल था 6 मिलियन का एबनॉर्मल वेस्टेज, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। अब ये 30 जून 2022 एक साल गुजरा, फिर 30 जून 23 2 साल गुजरे, और फिर ये तीसरे साल में आके हमें पता लगा है। तो यहां पे करेक्शन करेंगे, IS 8 अप्लाई होगा जो प्रायर ईयर एरर करेक्शन के अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करवाता है चीजों को। तो IS 8 पढ़ेंगे तो ये सवाल हो सकता है, वरना नहीं होता। करंट ईयर की शायद आप कर लें एडजस्टमेंट, लेकिन पिछले सालों को आपको करना नहीं आता, इसलिए इसको होल्ड पे डाला। खैर PL करेक्टेड दिस एरर इमीडिएटली एंड ऑल्सो चार्ज, ये उन्होंने नवी, यानी गलती को अल्लाह ना करे वो कभी खुद सही करे,
खैर, और कहता है और सब्सिक्वेंटली मेजरमेंट को भी फेयर वैल्यू मॉडल्स, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे कर दी, चेंज करके, यानी पहले फिर क्या था, कॉस्ट मॉडल, कहता करेक्शन भी की, पता नहीं क्या कुछ किया, देखेंगे इंशाल्लाह जब कर लेंगे। फिर अप्रैल 24 में इस सारे वेयर हाउस को अपनी इन्वेंट्री स्टोरेज के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर दिखा रहा है पीपीई में, सब कुछ ही है, सब कुछ ही है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट डाइन मेथड पे होगी, स्ट्रेट डाइन मेथड, और ऑल पीपी आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड। तो ये इसलिए मैंने फिलहाल पेंडिंग किया है, ठीक है, ये पेंडिंग है और ये हम करेंगे कब, आफ्टर। तो IS 8 तक पहुंचते पहुंचते भी मुझे लगता है महीना कम से कम लग जाना है, क्योंकि बीच में मैंने आपको गिनती करके तो बताया IS 23 5-6 दिन तो उस पर लग ही ज़्यादा भी लग सकते हैं, 12 एटलीस्ट 6 दिन लग जाएंगे IS 23 पे, IS 41 पे 4 से 5 दिन, IS 38 पे 6 से 7 दिन, फिर IS 20 पे 5 से 6 दिन, IS 36 पे 4 से 5 दिन। तो ये सारे गिनती करो तो ये महीने से कुछ ऊपर, या मतलब कोई 25 से 30 लेक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पूरे हो जाएंगे तो चेंज इक्विटी 2 दिन में करते करते साथ ही हम IS 8 शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद वैसे बचना क्या है, कुछ भी नहीं। खैर, आफ्टर IS 8 इसको करेंगे। तो इसलिए ये लिख रहा हूं कि ये चैप्टर आपका पूरा है इस सवाल के अलावा, ठीक है। अब इसके रह गए MCQs। क्वेश्चन बैंक में एक सवाल है सादा सा, कोई हर्ज नहीं है, देख लेना इसको, ऐसे ही है बस, फिलहाल मैं इसको होमवर्क नहीं दे रहा। और ये सारे MCQs आपके होमवर्क में हैं, ऑल MCQs होमवर्क, ठीक है जी। तो ये चैप्टर अब मैंने कर दिया साइड पे, सिवाय इसके कि इसके MCQs अभी मैंने आपको करवाने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी IS 16 पे। जुमा पढ़ना है जी, बिल्कुल जुमे वाले दिन ही पढ़ेंगे जी बेटा, चलते हैं। या इधर ना चलना, बाहर जाके चलना, इधर चलोगे धुआं हो जाएगा जी। जी क्या बेटा, एग्जाम्पल किस में, किस चैप्टर में? अच्छा, मुझे पेज नंबर बताओ ना बेटा, पेज नंबर, पुरानी बुक है, अच्छा। वो एग्जाम्पल कौन सी, नोट्स वाली, मतलब पूरा तैयारी IS 16 का नाम क्यों लिया फौरन जी, 301 जी, एग्जाम्पल 6 जी, बोलें बेटा। एंटिटी डी हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स कैरीड एट 1000, मतलब ये कॉस्ट ही है या NRV भी हो सकती है, हमें इससे क्या। बुक्स के अंदर ये किस पे नजर आ रही है, 1000 पे, इन्वेंट्री में ये अपीयर हो रही है 1000 पे, कैरिंग अमाउंट मींस किताबों में इस पे नजर आ रही है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV ही होगी, प्रोबेबली कॉस्ट ही होगी, NRV वरना आगे फेयर वैल्यू कैसे आ रही होती, ठीक है। तो कॉस्ट पे ही इन्वेंट्री में पड़ी होती है। कैरिंग अमाउंट डजंट मींस एसेट लेस कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लायबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आ रही है, वो कैरिंग अमाउंट है उसकी लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में नजर आ रही है, वो इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट है। बैंक अकाउंट का बैलेंस नजर आ रहा है बैलेंस शीट में, वो बैंक अकाउंट की कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट में। कैरिंग अमाउंट मींस बैलेंस शीट में हम किस अमाउंट के ऊपर आइटम को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन थी। अच्छा आगे बढ़े, फिर वो कहता है 30 जून पे हमने इसको क्या कर दिया है, रेंट पे दे दिया, एक लोकल बिजनेस को रीसेल के लिए पहले रखा हुआ था। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 1200, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू 1300 और एंटिटी डी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IS। इसका मतलब जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसको फेंकना है, यही तो एडजस्टमेंट है, और इन्वेंट्री में से निकालना है, तो इन्वेंट्री में तो वो कॉस्ट पर ही पड़ी है, 1000 पे माइनस करोगे, लेकिन इधर इसको रखना है 1200 पे, तो 200 का गेन। यही तो मैंने अभी सही करवाई है गलती, ये P&L में ले जाएंगे बैलेंसिंग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 1200 P&L के अंदर गेन जाना है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में नजर नहीं आएगा 200, यही तो अभी करेक्शन कराई है, लेकिन गेन तो P&L में ही जाना है ना। पर असूल क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने इसको लेना था फेयर वैल्यू पर, उसको इनिशियल मेजरमेंट डीम्ड कॉस्ट कह के लेना था, तो वो 1200 ही थी। अब 1200 कहां पे कर सकता था, इन्वेंट्री नहीं कर सकता था, तो इन्वेंट्री को तो क्रेडिट कर लिया हमने कॉस्ट से, लेकिन गेन ले गए डायरेक्ट, इसको रिकॉर्डिंग इस पे किया फेयर वैल्यू। कामयाब रहे हैं आप, मुझे रोक लिया आपने जी। चलें जी, अब इस तरह है कि हम जुमे की ब्रेक करते हैं 2-4 मिनट में, ठीक है। चुप है,
इसके एमसीक्यूज भी होमवर्क में दिए हुए थे, है ना? हो रहे हैं इसके एमसीक्यूज? कितने एमसीक्यूज में मसला आया है? 4 में आया है, 1 में आया है। गुड, शाबाश, छा गए हो यार आप लोग, छा भी गए हो तो छू भी गए हो दिल को जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले ना मैंने बगैर किसी ब्रेक के एमसीक्यूज, पता है ऐसी चीज है कि रोजाना भी 5 मिनट एंड वाले मैं 2-2 एमसीक्यूज करता रहता हूं, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं होती। जो टेंशन इस वक्त मुझे है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना, ये भी सिखाना है आपको। फिर उसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है वो रहता है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में 2-3 चीजें मैंने रखी हुई हैं। आखिरी क्लास में भी अक्सर वो करवाता हूं, पर रखी हुई है, बता रहा हूं, घर जाने से पहले करके जानी है। मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, कोई चेंज नहीं है, असूल वही होते हैं। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो सकता है रिवैल्यूएशन में, कोई मसला नहीं है, पर एक सवाल कर लेंगे तो अच्छा होता है। ऐसी ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी एक मेथड है जो कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, आता ही नहीं है, आई के किताब में भी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में चूके है, छोटा सवाल उसके लिए रखा हुआ है। ये कुछ चीज़ा चीज़ें हैं, अक्सर आखिरी क्लास में कराता हूँ क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साथ साथ भी हो सकती हैं। आजकल चूंकि 15-20 मिनट टाइम बढ़ा हुआ है ना हमारा क्लास का, तो आखिरी क्लास वाला टाइम भी निकल रहा है साथ साथ। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में तशरीफ आप ले आए हैं और मुझे मिल नहीं रहे, नैशी डाली हुई है आप लोगों ने। अच्छा, वो साफ इतने थे ना, असल में ये कहीं और पे सॉल्व किया होता ना इनको, शुरू वाले। कोई टेस्ट भी डिस्कस करना है, क्या कुछ करना है, मैं तो हाय रिजाइन कर दूं। वही पढ़ा के जा सकता हूँ ना यार, तुम लोगों को रास्ते में छोड़ के जा सकता। अब जाते हुए बता देना मुझे, फिर कर लेंगे, ठीक है जी। तो जुमे के बाद हम पेज 160 ओपन करेंगे और ये प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट ऑन बुक वैल्यू, ये हमने करना है। 1 सवाल ही मैं कराऊंगा और 2 सवालियां होमवर्क में। ओके, अल्लाह हाफिज। इस अल्लाह हाफिज का मतलब पार्ट 1 के लिए अल्लाह हाफिज, जुमा पढ़ के पार्ट 2 में मिलते हैं इंशाल्लाह।